नमस्कार, ये है टीटी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं द पत्रकार बाबू में डेली स्पेशल डोज। मैं आपके साथ हिमांचल और कैमरे के पीछे जो हैं वो हैं सफल सोनी। डेली स्पेशल डोज के जरिए हम आपको दिखाएंगे दिन भर की विशिष्ट खबरें। तो फिर चलिए रुक करते हैं दिन भर की विशिष्ट खबरों की तरफ। पहली खबर है कोरोना वायरस के बदलते वेरिएंट से जुड़ी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत पर बहुत बुरा असर छोड़ा है। कोविड के नए वेरिएंट अब संक्रमित लोगों में अपने बदलते हुए सिम्टम्स का कहर बरपा रहे हैं। प्रतिदिन कोविड के नए सिम्टम्स ने देश के हेल्थ केयर सिस्टम को घुटनों पर लाकर रख दिया है और ऐसा ही मामला तेलंगाना में देखने को मिला है। तेलंगाना के कई सैंपल्स में SARS-CoV-2 के B.1.525 वेरिएंट के होने का पता चला है। यह वेरिएंट इस साल फरवरी में यूनाइटेड किंगडम में मिला था। इसके तार नाइजीरिया से जुड़ते रहे हैं, जहां जाने वाले लोगों को इसका संक्रमण हुआ है। B.1.525 वेरिएंट से संक्रमित मरीज ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, अमेरिका समेत कई देशों में देखने को मिले हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है नया वेरिएंट B.1.525 और कितना घातक है ये। B.1.525 काफी हद तक साउथ अफ्रीकन वेरिएंट से मिलता जुलता है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल यानी CDC के अनुसार इस वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में A67V, 69del, 70del, 144del, E484 के D614G, Q677H, F888L म्यूटेशंस देखने को मिले हैं। बाकी वेरिएंट से यह अलग इसलिए है क्योंकि इसमें E484 के साथ साथ नया F888L म्यूटेशन भी है। इस वेरिएंट में जो म्यूटेशंस हैं वो साउथ अफ्रीकन और ब्राजीलियन वेरिएंट से भी मिले हैं। साउथ अफ्रीका में अभी तक जितनी भी वैक्सीन टेस्ट की गई हैं वे संक्रमण को रोकने में असरदार साबित हुई हैं और CDC के अनुसार ये वेरिएंट्स एंटीबॉडी ट्रीटमेंट के असर को कम करता है। इसके अलावा वैक्सीनेशन और प्लाज्मा का भी इस पर कोई खासा असर नहीं होता है। इस वेरिएंट के बारे में ज़्यादा जानकारी अभी वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। कई देशों में इस पर रिसर्च भी चल रही है और अप्रैल और मई के बीच में देश के रैंडमली एनालिसिस किए गए जिसमें 22 सैंपल में से 16 सैंपल्स तेलंगाना के हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के GSAID का डेटा बताता है कि मई में तेलंगाना में B.1.525 के 3 सैंपल्स मिले, जबकि अप्रैल में देश भर के 19 सैंपल्स में से 13 तेलंगाना से थे। GSAID का डेटा यह भी दिखाता है कि तेलंगाना में B.1.617.2 लीनियस के मामले भी ज़्यादा हैं। और अब खबर है उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान जिन कर्मचारियों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी योगी आदित्यनाथ ने मृत कर्मचारियों के आश्रितों को 30-30 लाख रुपए देने की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक पंचायत चुनाव के दौरान जिन कर्मचारियों की ड्यूटी करते हुए मौत हो गई है उनके आश्रितों को सरकार की ओर से 30-30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक ड्यूटी अवधि की जो परिभाषा भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से निर्धारित की गई है, जिसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा गाइडलाइन तय की गई, उसमें कोविड-19 की वजह से होने वाले संक्रमण व इसके फलस्वरूप होने वाली मृत्यु में जो समय लगता है उसका ध्यान नहीं रखा गया। अतः अनुग्रह राशि की पात्रता के लिए निर्वाचन ड्यूटी की तिथि से 30 दिन के अंदर कोविड-19 से होने वाली मृत्यु को पात्रता में लाया गया। इस आधार पर निर्वाचन ड्यूटी की तारीख से 30 दिन के भीतर कोविड-19 से होने वाली मौत को अनुग्रह राशि देने का मानक बनाया गया है। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन में बदलाव कर ड्यूटी अवधि को 30 दिन माना जाएगा। और तीसरी खबर भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है। आपने सुना होगा अगर कोई किसी के ऊपर प्रहार कर देता है तो अपोजिशन पार्टी उसकी FIR करवाने थाने जाती है, लेकिन यूपी के लखनऊ से कुछ अनोखा मामला देखने को मिला है। मामला है एक व्यक्ति का जिसके कोरोना वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडी नहीं बनने पर वो व्यक्ति FIR दर्ज करवाने थाने पहुंचा। उसने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट पर मर्डर की कोशिश का आरोप लगाया। दरअसल लखनऊ के आशियाना थाने में ये तहरीर देने पहुंचे व्यक्ति ने बताया कि वैक्सीन लगवाने के बाद उसके शरीर में एंटीबॉडी तैयार नहीं हुई, बल्कि वैक्सीन लेने के बाद
उसके प्लेटलेट्स कम हो गए, जिसको लेकर एसीपी कैंट अर्चना सिंह का कहना है कि इस मामले में सीएमओ कार्यालय से सहयोग लिया जा रहा है। वहीं रिपोर्ट आ जाने के बाद ही कार्यवाही की जाएगी। थाने में मुकदमा लिखवाने पहुंचे आशियाना निवासी प्रताप चंद्र ने बताया कि उन्होंने 8 अप्रैल को कोरोना का टीका लगवाया था, लेकिन टीका लगवाने से पहले उसे आईसीएमआर की प्रेस ब्रीफिंग से जानकारी मिली थी कि उनके शरीर में एंटीबॉडी बनने लगेगा, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। उन्होंने वैक्सीन लगवाई और फिर उन्होंने 25 मई को आईसीएमआर अनुमोदित प्रयोगशाला में एंटीबॉडी टेस्ट कराया था, जिसमें उन्हें पता चला कि उनके शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनी है और उनके शरीर में प्लेटलेट्स कम होने की जानकारी हुई, जिसके बाद संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। कोरोना काल में भगवान का फरिश्ता बनकर सामने आए एलोपैथी डॉक्टर्स के लिए योग गुरु रामदेव के बयानों को लेकर आज एलोपैथी डॉक्टर्स काला दिवस मना रहे हैं। एलोपैथ के लिए बेतुकी बयान को लेकर नाराज हैं एलोपैथी डॉक्टर्स और डॉक्टर्स लगातार उन पर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स के फेडरेशन और आईएमए के डॉक्टर्स आज ब्लैक डे मना रहे हैं। हालांकि इससे मरीजों के इलाज पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ऐसा दावा किया जा रहा है कि फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया ने ऐलान किया है कि उनके सभी सदस्य डॉक्टर्स देश के अलग अलग हिस्सों में ब्लैक डे मना रहे हैं। इस दौरान सभी हेल्थ वर्कर्स पीपीई किट पर काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं, लेकिन मरीजों को कोई परेशानी नहीं होने दी जा रही है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फेमा सहित कई मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने रामदेव के खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी है। इसमें बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, एमपी और राजस्थान तक सरकारी अस्पतालों में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टर शामिल हैं। वहीं पटना, भोपाल सहित अलग अलग एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी आरडीए ने भी बाबा रामदेव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह ने कहा कि रामदेव के बयान से कोरोना काल में काम कर रहे डॉक्टरों के मनोबल पर असर पड़ा है, जो अपनी जान पर खेलकर मरीजों की फिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले की तरह अपना काम करते रहेंगे, लेकिन काली पट्टी बांधकर ही काम करेंगे। आईएमए के अध्यक्ष ने कहा कि सबसे ज्यादा बिहार में 149 डॉक्टरों की मौत कोविड की वजह से हुई है। पूरे देश में कम से कम 500 डॉक्टरों ने जान गंवाई है। इसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र के भी कई डॉक्टर शामिल हैं। अब खबर है दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश से यानी चीन से। चीन ने बड़ा फैसला लेते हुए 2 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। यानी चीन में अब कोई भी कपल 3 बच्चे पैदा कर सकेगा, जबकि पहले सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने की इजाजत थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में ये ऐतिहासिक फैसला हुआ। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर 1.4 अरब की आबादी वाले हमारे पड़ोसी देश को क्यों लेना पड़ा यह ऐतिहासिक फैसला। दरअसल आबादी और जनसंख्या की धीमी रफ्तार को लेकर चीन की सरकार टेंशन में है और उसे भविष्य की चिंता सता रही है। नई जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि चीन जिस संकट का सामना कर रहा है उसके और मंडराने की उम्मीद है, क्योंकि चीन में 60 साल से अधिक लोगों की आबादी बढ़कर 26.4 करोड़ हो गई है, जबकि 89.4 करोड़ लोगों की उम्र 15 से 59 साल के बीच है, जो कि 2010 की तुलना में 6.79% कम है। पिछले 1 दशक में चीन में बच्चों के पैदा होने का औसत सबसे कम रहा और इसकी सबसे बड़ी वजह यही 2 चाइल्ड पॉलिसी को माना जा रहा है। और आंकड़े बताते हैं साल 2020 में चीन में सिर्फ 12 मिलियन बच्चे पैदा हुए, जबकि 2016 में आंकड़ा 18 मिलियन था और ये बड़ी गिरावट मानी जा रही है। और अब डेली स्पेशल डोज के अंत में नजर डालते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे यानी आज के इतिहास पर, कि आखिर आज के दिन ऐसी दुनिया में कौन सी घटना घटी जो एक इतिहास के रूप में बदल गई। नेपाल में वर्ष 2001 में आज ही के दिन एक बड़ी घटना ने पूरे नेपाल के इतिहास का रुख मोड़ दिया था, क्योंकि इसी दिन नेपाल के राजमहल में 9 लोगों की हत्या की गई थी, जिसमें राजा, रानी, राजकुमार और राजकुमारियों की हत्या हुई थी।
ये हत्याएं इसी परिवार के राजकुमार दीपेंद्र ने की थी। राजकुमार दीपेंद्र ने अपने माता पिता सहित 9 लोगों को गोली मारकर आखिरी में खुद को गोली मार ली थी। इस पूरे हत्याकांड की वजह थी कि राजकुमार दीपेंद्र अपनी पसंद से विवाह करना चाहते थे, लेकिन शाही परिवार इस रिश्ते से कदापि राजी नहीं था। 1 जून भारतीय सिनेमा के इतिहास में भी अपना अहम मुकाम रखता है, क्योंकि आज ही के दिन नरगिस दत्त का जन्म हुआ था। नरगिस दत्त हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में गिना जाता है उनका नाम। नरगिस ने फिल्म मदर इंडिया में माँ के किरदार को उन्होंने जिस शिद्दत से जिया वो वाकई काबिल तारीफ है, और अन्य फिल्मों में भी वह पत्नी और प्रेमिका के किरदारों में भी उतनी ही सहज नजर आईं। वर्ष 1869 में थॉमस एल्वा एडिसन को इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्डर का पेटेंट मिला था। बाद में यही आविष्कार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का आधार बनी। वर्ष 1968 में आज ही के दिन विश्व प्रसिद्ध लेखिका और एक्टिविस्ट हेलेन केलर का निधन हुआ था। हेलेन केलर ने दुनिया भर की महिलाओं को वोट का अधिकार दिलाने और मजदूर से संबंधित उनके हक के लिए संघर्ष किया था। हेलेन केलर बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री लेने वाली दुनिया की पहली महिला थी, जो ना ही देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। और आज का दिन वर्ल्ड मिल्क डे है के रूप में मनाया जाता है। अक्सर भारत में कहा जाता है कि यहाँ पर दूध घी की नदियाँ बहती हैं। दुनिया में दूध उत्पादन के आंकड़ों से ये बात की पुष्टि भी होती है कि भारत में घी और दूध की नदियाँ बहती हैं। फिलहाल आज के हमारे शो डेली स्पेशल डोज में इतना ही। अब हमारी और आपकी मुलाकात फिर से कल होगी, जब हम आपको और भी दिन भर की विशिष्ट खबरों से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें हमारे चैनल द पत्रकार बाबू से और DT न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।